देखो, राष्ट्रीय न्यूज को ही आगे बढ़ाते हैं। और इसमें अगला न्यूज है भारत का 54वां फिल्म फेस्टिवल। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल होता है ये। और ये भी जानते हैं कहाँ पर होता है ये? गोवा में होता है। हर साल होता है। 1952 में से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन 1952 में ये पहला मुंबई में हुआ था। और फिर अलग अलग जगह पे होता रहा, मुंबई कभी चेन्नई। लेकिन वर्ष 2004 से ये गोवा में होते आ रहा है। तो देखो, 2004 से 2000 ये 23 साल तक, लगभग 20 साल लगातार हो गए हैं ये कहाँ पे? गोवा में ही आयोजित होते आ रहा है। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है पणजी में, वहां पे आयोजित होते जा रहा है। ठीक है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को पुरस्कार देने का ये एक समारोह है। ठीक है। अब हमको इसमें कुछ नहीं देखना है कि कौन से अवार्ड मिले हैं जो हमारे काम के हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक अवार्ड दिया गया है, विशेष अवार्ड है ये, माधुरी दीक्षित को। भारतीय सिनेमा में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को, माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान दिया गया है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है। फिर इसमें जो इस समारोह में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार देते हैं। स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया गया है ईरान के निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म। ठीक है। जूरी का विशेष पुरस्कार, जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी। और इसकी पिक्चर थी कंतारा। जूरी का विशेष सम्मान दिया गया है। भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक है। और इनकी पिक्चर का नाम क्या है? कंतारा। ये कन्नड़ फिल्म थी कंतारा, उसके लिए ये जूरी का विशेष सम्मान इसको दिया गया है। इस समारोह में इस बार ओटीटी के लिए भी अवार्ड की घोषणा की गई है। और ओटीटी का जो बेस्ट अवार्ड दिया गया है कि जो ओटीटी की बेस्ट वेब सीरीज दी गई है वो है पंचायत टू। पंचायत टू अमेजन प्राइम पे है पंचायत टू। और इसके लिए जो अवार्ड दिया गया है दीपक कुमार मिश्रा, इसको दिया गया है। दीपक कुमार मिश्रा, इसी ने बनाई गई है पंचायत टू ओटीटी, बेस्ट ओटीटी की वेब सीरीज। ठीक है। फिर देखो, एक आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक। आईसीएफटी, क्यों नहीं लिखा यार तो? किसी को नहीं लिख रहा बोर्ड। ठीक। तो देखो, इसमें क्या है, आईसीएफटी और यूनेस्को, इन दोनों की तरफ से गांधी पदक दिया जाता है। गांधी पदक। और ये गांधी पदक दिया गया है एंथनी चेन को। एंथनी चेन ब्रिटिश फिल्म निर्देशक है और उनकी पिक्चर का नाम था ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ठीक है, इतना बहुत है अपने लिए। तो 54वां फिल्म पुरस्कार
गोवा। और दो एडिशनल चीज याद रखनी है कि शुरुआत इसकी 1952 से हुई है, लेकिन गोवा में इसका आयोजन 2004 से हो रहा है। और तब से लेके अब तक ये गोवा में ही आयोजित हो रही है। ठीक है। और ये तीन चीज विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए एंडलेस अवार्ड, पिक्चर का नाम है एंडलेस बॉर्डर, ईरानी पिक्चर है, ये याद रखना। और जूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी, उसकी कन्नड़ फिल्म थी कंतारा के लिए दिया गया है। और ओटीटी के बेस्ट सीरीज वेब सीरीज है पंचायत 2, दीपक कुमार मिश्रा। ठीक है। फिर इसमें अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय आदिवासी न्याय महाअभियान महाअभियान पीएम, ऐसा है वो, पीएम जे ए एम पी ए जे ए एन एम ए एन, ऐसा पीएम जन मन। ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये दरअसल क्या है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीजीटी, पीवी पीजीएस, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है ना। तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है उनके लिए भारत सरकार ने एक महा अभियान की घोषणा की है। तो देखो ये अभियान की डेट और जगह का नाम याद रखना, 15 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023 को इस अभियान की शुरुआत की गई है झारखंड के खूंटी में, झारखंड के खूंटी से इस अभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि ये जो क्या कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, इनके लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा बजट 2023 में ही घोषित की गई थी, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के दिन झारखंड के खूंटी नामक स्थान से की गई है। और देखो इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत वही है कि जो जनजाति समूह में विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति है उनके लिए क्या है, नाम ही देखो जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों के लिए उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे, उनके लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों में सड़क बनाई जाएगी, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी और जो भी हो सकता है उनके उत्थान के लिए वो सारे कार्यक्रम इसके तहत किए जाएंगे। ठीक है। तो यह है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर एक और अभियान चल रहा था, एक अभियान शुरू हुआ है, दूसरा अभियान उसके साथ ही खत्म हुआ है। देखो दरअसल क्या है, आज से 2 साल पहले 12 मार्च 2021, डेट याद रखो, 12 मार्च 2021, इस दिन से क्या हुआ था, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 से। और 12 मार्च को ही क्यों चुना गया था, दांडी मार्च का ये दिन था, इसीलिए इस दिन से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। और ये समापन हुआ है 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023, इस दिन इसका क्या है, औपचारिक समापन हुआ। ठीक है। और देखो जैसे इसका समापन हुआ है, समापन के साथ ही हम क्या है, अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। अब अमृत काल ऑफिशियल शुरू हो चुका है, अमृत काल की शुरुआत।
अमृत काल की शुरुआत हो गई कब से? 31 अक्टूबर 2023 से। और देखो 12 मार्च भी इसलिए है, दांडी मार्च का दिन था। 31 अक्टूबर क्या है? सरदार पटेल की जयंती है। सरदार पटेल की जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। और इस दिन हम क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है। तो ये एक अभियान था आजादी का अमृत महोत्सव। उसकी शुरुआत हुई है 12 मार्च से, एंड है 31 अक्टूबर को। अब देखो, जब ये अभियान शुरू हुआ था, ये जो महोत्सव शुरू हुआ था, इसी के साथ एक अभियान शुरू हुई था, मेरा मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये इसी के साथ शुरुआत हुई थी। और इस अभियान में क्या किया गया था? देश के 7,500 गांव की पवित्र मिट्टी को लाके, पवित्र मिट्टी, देश के 7,500 स्थानों की पवित्र मिट्टी को लाके, मतलब गांव मत लिखो, देश के 7,500 स्थानों की पवित्र मिट्टी को लाके, जो कर्तव्य पथ था उसका नाम बदल के क्या कर, वो जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। और वहां पर क्या किया? उस कर्तव्य पथ में एक शिलान्यास, अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव शिलान्यास, दो चीज है। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव का शिलान्यास किया गया। ठीक है। साथ ही क्या है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव, हाँ, ये एक स्मारक बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया। तो उसी के लिए क्या है, पूरे भारत के 7,500 स्थानों से, पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई थी, और उसके तहत ही ये किया गया, शिलान्यास किया गया। ठीक है। अब देखो, इसके शिलान्यास के साथ ही एक और अभियान चालू किया गया है, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। ये अभियान है, ये 31 अक्टूबर 2023 के साथ ही चालू हुआ, मेरा युवा भारत या माय भारत। अंग्रेजी में इसको क्या कह रहे हैं? माय, BHARAT। हिंदी में लिखा है मेरा युवा भारत, और अंग्रेजी में केवल कहता है माय भारत। बस यही है, माय भारत अभियान। और युवा भारत है तो मतलब समझ रहे हो ना, कि देश के युवाओं को आह्वान किया गया है कि अब अमृत काल चालू हो गया है, और ये सारी चीजें। ठीक है। तो देखो, कंफ्यूज मत होना, दो तीन चीजें। एक तो आपको ये याद रखना है कि 12 मार्च 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव चालू हुआ, जो समापन इसका कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को। इसके समापन के साथ ही अमृत काल की शुरुआत हो गई है। फिर ये जो आजादी का अमृत महोत्सव चालू हुआ था, उसके साथ ही एक अभियान चालू किया गया था, मेरा माटी मेरा देश अभियान, जिसमें देश के सभी गांवों से, सभी गांवों के 7,500 पवित्र स्थानों की मिट्टी लाई गई थी। और जो हमारा राजपथ है, जिसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, वहीं पे अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव या स्मारक है, उसका शिलान्यास किया गया। तो ये पवित्र मिट्टी वहां पे स्थापित की गई है। ठीक है। और फिर इसी के साथ एक और अभियान चालू किया गया, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, ये दरअसल क्या है? अभियान है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह है, कि देश के सभी युवाओं को अमृत महोत्सव से या अमृत काल से जोड़ने के लिए मेरा युवा भारत अभियान है, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइप का एक। ठीक है। फिर देखो, एक शब्द है, आपसे पूछ सकते हैं कि ओधूवर क्या होता है? ओधूवर, ODHUVARS, ओधू
VARS, ओधुवर्ष। दरअसल क्या है कि हाल ही में तमिलनाडु से है ये शब्द। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि चेन्नई के जो तमिलनाडु के जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पे परंपरागत रूप से भजन गाने वाले लोग, भजन गाने वाले लोग, उनको क्या कहते हैं, ओधूवर। तो वहां पे जो शिव मंदिरों में परंपरागत रूप से भजन गाते थे या आरती गाते थे या प्रार्थना, जो भी गाने वाले जो लोग थे, उनको क्या कहते थे, ओधूवर कहते हैं। और तमिलनाडु सरकार ने क्या है, इनको, जिसको कहना चाहिए परमानेंट टाइप कर दिया कि अब मंदिर में तुम गाओ, सरकार तुमको पैसा देगी। पुजारी नहीं है, याद रखना, पुजारी वर्ग अलग है। इनको मंदिर में प्रवेश, गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बस ये बाहरी क्या है, वो जो परंपरागत तमिल भाषा में जो उनके भजन होते थे उनको गाते थे। ये भक्ति काल से चला आ रहा है, अलवार और नैनार के समय से जो संत परंपरा थी। तो ये ओदूबर लघु क्या है, परंपरागत रूप से गाते थे। लेकिन फिर क्या है, समय के साथ इनको स्वाभाविक सी बात है, मंदिर की दक्षिणा पे तो पुजारी वर्ग का ले लेता था, इनको कुछ मिलता नहीं था, जो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे ये। तो वहां की तमिलनाडु सरकार ने इस परंपरा को बचाने के लिए क्या है, इनको एक टाइप से नौकरी देने जैसा काम किया कि आप भजन गाओ मंदिरों में। और जो जो भी होगा वो सरकार ने अपनी अपर से अपॉइंट किया, तो तनख्वाह देंगे। तो टोटल 15 लोगों की अभी नियुक्ति की गई है, जिसमें 5 महिला हैं। ठीक है ना। और इसमें देखो, तमिल के दो प्राचीन ग्रंथ हैं। एक का नाम है थेवरम, थेवरम। और दूसरा ग्रंथ है थिरुवसागम, थिरुवसागम। ये जो दो ग्रंथ हैं भगवान शिव से संबंधित है। इसी ग्रंथ में जो भजन लिखे हैं वो ये गाते थे ओधुवर लोग। ठीक है, तो ये ओधुवर पूछ सकता है कि ओधुवर क्या थे या क्या है। ठीक है, फिर देखो, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायु सेना को अपना नया फ्लैग मिला है, नया झंडा। 72 वर्ष के बाद नया झंडा मिला है भारतीय वायुसेना को। ठीक है। अब देखो, आप क्या है ना, इस भारतीय वायुसेना का जो नया फ्लैग है उसको गूगल सर्च करके उसकी फोटो देख लेना, तो उससे पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। यहाँ पे लिखवाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या है। उसमें तिरंगा बनाया, तो चक्र, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इसमें इस नए जो भारतीय वायुसेना है, इसका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य वो है, नभा स्पर्श दीप्तम, नभा स्पर्श दीप्तम। ये भगवत गीता से लिया गया है। इसका अर्थ होता है वैभव के साथ आकाश छुओ, वैभव के साथ आकाश छुओ, वैभव के साथ आकाश छुओ, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। ये इसी मैप पर अंकित किया गया है। बाकी मैप की आप पिक्चर देख लोगे तो ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। फिर देखो, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के विवाह को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फैसला दिया है कि भारत में जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। ना तो वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। तो बीच में कुछ निर्णय आया था, तो ये याद रखना कि भारत में समलैंगिकों को संबंध में, विवाह के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। फिर हाँ, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी सीमा पर है।
पंजाब में अमृतसर के पास जो अटारी बॉर्डर है, अटारी सीमा पर है। और इसकी जो ऊंचाई है 418 फीट। ऊंचे पोल पर ये झंडे राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया है। ठीक है। और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। फिर भारतीय सेना के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव ये क्या है दरअसल? ये भारतीय सेना के लिए चालू किया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। इसके तहत क्या किया गया है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणाली के अध्ययन के लिए, अंतर्निहित सैन्य प्रणाली के अध्ययन के लिए। मतलब देखो क्या है कि भारतीय प्राचीन काल में जो एक टाइप से सैन्य सिस्टम होता था, उसमें युद्ध की नीति, कूटनीति, युद्ध करने का तरीका, युद्ध के हथियार, सारी चीजों का अध्ययन क्या है इस प्रोजेक्ट उद्भव के तहत किया जाएगा। और उसमें उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे चाणक्य, चाणक्य ने अपने ग्रंथों में उस समय या जो भारतीय सभ्यता या जो भारतीय संस्कृति में युद्ध परंपरा है, उसके चाणक्य ने अपने ग्रंथों में उसका वर्णन किया। चाणक्य की हम कूटनीति सुनते हैं, चाणक्य ने और भी बहुत सारी बातों का वर्णन किया है कि सेना को कैसे होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, सिपाही कैसा, ऐसी बहुत सारी चीजें क्या है चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई है। और एक और तमिल दार्शनिक है तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर। इनने तमिल ग्रंथ लिखा था तिरुवक्कुरुल। इनका किताब का नाम है ये तिरुवक्कुरुल। ये ग्रंथ है। इसमें भी इसी टाइप के क्या है युद्ध कौशल के ज्ञान की बात की गई है। तो ले देखे कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट उद्भव सेना के लिए चालू किया गया है कि भारतीय प्राचीन काल में जो युद्ध से संबंधित, युद्ध कौशल से संबंधित जो ज्ञान था उसको, उसका अध्ययन किया जाएगा। उससे हम सीखेंगे कि हमारे जो प्राचीन काल में कैसा क्या युद्ध की जो व्यवस्था होती थी, उसका अध्ययन करने के लिए ये व्यवस्था है प्रोजेक्ट उद्भव। फिर देखो एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना को युद्धक पोत सौंपने की, युद्धक पोत देना था। भारतीय नौसेना को कुछ युद्धक पोत बना के देना था, इसके लिए प्रोजेक्ट 15B चालू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धक पोत का निर्माण करके नौसेना को देना था। तो देखो चारों के नाम, जिसमें से 3 तो दे दिए गए हैं। एक पहला था युद्धपोत विशाखापट्टनम, इसी नाम से था, ये युद्धपोत का नाम है विशाखापट्टनम। दूसरा युद्धपोत सौंपा गया था मोर्मुगोवा, मोर्मुगोवा, ये दूसरा युद्धक पोत है। तीसरा युद्धक पोत इम्फाल, तीसरा युद्धक पोत क्या है इम्फाल। और चौथा युद्धक पोत है सूरत, सूरत, ठीक है।
इस सूरत पर भी काम चल रहा है। ये 3 सौंप दिए गए हैं। ये 2000 इम्फाल तो 2023 में सौंपा गया है, ये 2022 में सौंपा गया था, और ये 2021 में सौंप दिया गया था। ठीक है। और देखो ये इम्फाल भारतीय नौसेना का पहला ऐसा युद्धक पोत है जिसमें महिला नौसैनिकों के लिए भी व्यवस्था है। महिला नौसैनिकों के लिए भी व्यवस्था की गई, मतलब उनके रुकने की व्यवस्था थी। अभी तक भारत में ऐसी शिप युद्धक पोत नहीं था जिसमें महिलाओं के रहने की व्यवस्था हो। फिर देखो अ, भारतीय भारत में ऐसा लिख लेना, संसद का नया भवन बन गया है। संसद का नया भवन बन गया है। इसको अपन ने पहले भी बहुत डिटेल में देख लिया था कि संसद का जब भवन बन रहा था तो उसका आर्किटेक्टर कौन था और कौन सी कंपनी उसका निर्माण कर रही है। जैसे राम मंदिर के संदर्भ में देखा था ना, जैसे संसद में भवन बना है तो उसकी पुरानी बात है वो। अब इस संसद का जो नया सदन बना था और संसद का नया भवन बना था, इसका उद्घाटन करना था। तो उद्घाटन के लिए संसद का क्या है, विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र तो बहुत स्पेशल होता है। विशेष सत्र आजादी के बाद हम अब तक केवल 9 बार ही विशेष सत्रों को आहूत कर चुके हैं। ठीक है, तो अब तक कितना है, 9 बार विशेष सत्र आहूत हो चुके हैं। और इस नए संसद भवन का कामकाज करने के लिए भारत सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 128वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। और 128वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। नारी शक्ति वंदन विधेयक, तो इसको जानते हो, महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33%, याद रखना राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीट रिजर्व करने के लिए ये विधेयक एक नए संविधान जो भवन है उसमें सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। महिला आरक्षण विधेयक, नाम क्या है उसका, नारी शक्ति वंदन विधेयक। नंबर दिया है 128वां, 128वां। जब ये पारित हुआ तो 128वां नंबर का विधेयक था, लेकिन जब अधिनियम बना तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 106 संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। और इस अधिनियम के तहत क्या है, महिलाओं को लोकसभा में 33% सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन ये याद रखना कि ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये कब लागू होगा, जब नई जनगणना हो जाएगी, नया परिसीमन होगा, उसके बाद ये विधेयक लागू होगा। पारित हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ। ये कब से आएगा, इसके लिए शर्त रख दी उन्होंने, नई जनगणना जब होगी और नया परिसीमन जो होगा उसके बाद ही इसमें इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। और इसमें एक चीज याद रखना कि लोकसभा की 543 सीटें हैं। यदि इसमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी तो महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 181। मतलब ये अधिनियम यदि लागू हो जाएगा तो लोकसभा में 181 महिला, 181 महिला सांसद हमको दिखाई देंगी। वही राज्य की जो विधानसभा है, पूरे भारत की जो विधानसभा है, उनकी टोटल सीटों की संख्या है 4123। मतलब समझ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की 230, उत्तर प्रदेश की 500 सीटें से पूरी जोड़ लो तो टोटल 4123 सीटें हैं। तो इसमें से 1374 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
मतलब भारत में 181 सांसद महिला होंगी और पूरे राज्यों के मिला लेंगे तो 1374 विधायक महिलाएं होंगी। ठीक है। और बाकी जो SC ST का रिजर्वेशन है ना, वो उनके हिसाब से वहां पे भी 33% महिलाएं सीट रिजर्व कर दी जाएंगी उनके हिसाब से। और ये बात याद रखना कि राज्यसभा के लिए ये रिजर्वेशन नहीं है, पहली बात। दूसरा, पुदुचेरी विधानसभा के लिए भी नहीं है। पुदुचेरी विधानसभा के लिए भी आरक्षण के नियम नहीं है। फिर इसमें एक चीज और याद रखना कि ये आरक्षण केवल 15 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए है? 15 वर्ष के लिए है। 15 वर्ष के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में यदि लगता है तो इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक। महिला आरक्षण विधेयक। बाकी अब कब कब प्रस्तुत हुआ उससे अपन को कोई मतलब नहीं, बस नंबर याद रखना। 188वां विधेयक है, 106वां अधिनियम है। ठीक है। और जो नया संसद भवन, वो जो पुराना संसद भवन है, अब उसको क्या नाम दे दिया गया है? संविधान सदन। संविधान सदन। जो पुराना संसद भवन है उसको ये नाम दे दिया गया है। ठीक। हम्म। मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। ये क्या है? ये भारत का पहला गहरा समुद्री मिशन है। भारत का पहला गहराई वाला समुद्री मिशन, जिसको क्या नाम दिया गया है? मत्स्य 6000। और ये क्या करेगा? समुद्र के अंदर, मतलब डीप ओशन में पनडुब्बी जाएगी और वहां पर अध्ययन करेगी, वहां पर रेयर अर्थ मेटल को खोजेगी और जो भारी धातु है उनका खोजेगी। ले देके समुद्र के अंदर जो भी संसाधन है उनको खोजने का काम किया जाएगा। ठीक है ना। और ये कब लॉन्च होगा? अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसका है कि 2026 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान, आपका दूसरा मिशन आदित्य L1 सूर्य के लिए, समुद्र के लिए ये तीसरा मिशन है मत्स्य। मत्स्य 6000। फिर देखो, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची। विश्व विरासत सूची। और विश्व विरासत सूची में 2023 में 2 स्थल हैं। एक तो क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। शांति निकेतन जिसे विश्व भारती भी कहते हैं। विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। ठीक है। और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर। होयसल के पवित्र मंदिर। होयसल के पवित्र मंदिर। ये 2 स्थलों को शामिल किया गया है। और इनके शामिल करने के साथ ही भारत के जो विश्व विरासत स्थलों की सूची वो अपडेटेड होके हो गई। कितनी है? 42। भारत के विश्व विरासत यूनेस्को में कितने स्थल हो गए हैं? 42 हो गए हैं। तो पूरी दुनिया में यदि पूछे जाए कि किस देश के सर्वाधिक स्थल शामिल हैं, तो देखो सबसे ज्यादा स्थल इटली के हैं। 59 स्थल इटली के हैं। इटली के। ठीक है। यदि भारत के 42 स्थलों की सूची देखी जाए तो इसमें देखो 34 स्थल तो कैसे हैं? सांस्कृतिक विरासत है। जो विश्व विरासत सूची में भारत के 42 स्थल है उसमें से 34 क्या है? सांस्कृतिक है। जैसे ये दो भी देखो सांस्कृतिक स्थल ही है। इसके अतिरिक्त 7 स्थल प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। और एक स्थल क्या है? मिश्रित है। मिश्रित, मिश्रित तो जानते हो, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का है। ये मिश्रित स्थल की सूची में शामिल है। तो 7 प्राकृतिक स्थल हैं
और 34 सांस्कृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है। तो ये देखो, ये दोनों स्थल भी क्या है, सांस्कृतिक स्थलों की सूची में ही आते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो 2023 तक का अपडेट है, बाकी भारत के 34 स्थल है, तो कायदे से तो 34 का नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा होयसल के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं कि जो होयसल के पवित्र मंदिर हैं, तो यहाँ पे मंदिरों के समूह को पूरी तरीके से शामिल किया गया है। अब देखो, इसमें 3 मंदिर हैं। होयसल का जो मंदिर है, एक मंदिर है होयसल मंदिर, जो क्या है, हलेबीड है, इसको कह सकते हैं हॉलेबीड मंदिर। हॉलेबीड मंदिर, ये कर्नाटक के हासन जिले में है। हासन जिले में है, ठीक है। और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होयसल शासकों ने किया था, और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव, इसको हालेबीडे मंदिर भी कहते हैं या होयसलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, हालेबीडे मंदिर या होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। दूसरा मंदिर है चेन्ना केशव मंदिर। चेन्न केशव मंदिर, और ये चिन्ह केशव मंदिर क्या है, बेलूर, इसको बेलूर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि हासन के ये बेलूर में है, इसलिए इसको बेलूर का मंदिर भी कहते हैं। ये चिन्ह केशव मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये विष्णु का मंदिर है, और ये तारे के आकार, स्टार के आकार का है। ठीक है। इसको विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है, विजय नारायण मंदिर। और ये भी होयसल शासक ने बनवाया था। होयसल शासक, इसका नाम भी मिला है राजा विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन ने बनाया, विष्णुवर्धन ने बनाया, ठीक है। तीसरा जो मंदिर है वो है केशव मंदिर। तीसरा जो मंदिर है वो क्या है, केशव मंदिर। केशव मंदिर, इस केशव मंदिर को सोमनाथपुरा का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि वहां के जो कर्नाटक में मैसूर, कर्नाटक के मैसूर के सोमनाथपुर गांव में स्थित है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, सोमनाथपुरा। सोमनाथपुरा, ये गांव है कहां पर, मैसूर, कर्नाटक के मैसूर का गांव है सोमनाथपुरा, वहां पर एक केशव मंदिर है। और इसको भी होयसल राजा नरसिम्हा तृतीय ने बनवाया था। नरसिम्हा तृतीय ने बनवाया था, नरसिम्हा तृतीय ने। ठीक है। और इसका जो नाम है, दरअसल क्या है, नरसिम्हा तृतीय का एक सेनापति था सोमनाथ, उसी ने बनवाया था, उसी के नाम का गांव बन गया, और उसी के नाम से वो मंदिर फेमस हो गया। नरसिंह तृतीय का सेनापति का नाम था जिसका, सोमनाथ, इसने बनवाया था। लेकिन राजा याद रखना, नरसिम्हा तृतीय था। और ये केशव मंदिर नाम तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है। तो ये होयसल, कर्नाटक के होयसल मंदिरों का ये 3 मंदिर है जिनको इनमें शामिल किया गया है। ठीक है। फिर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, टाइम की है, हायर एजुकेशन, टाइम हायर एजुकेशन
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कल भी एक रैंकिंग देखी थी, लेकिन वो एक अलग संस्था द्वारा जारी करती है। ये क्या है, टाइम ने जारी करी है। तो देखो, इस 2024 की रैंकिंग में जो भारत के टोटल 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालय हैं। 1904 विश्वविद्यालय, इन 1904 विश्वविद्यालय में भारत के 91 विश्वविद्यालय भारत के हैं। भारत के 91 विश्वविद्यालय हैं। और भारतीय जो शीर्ष स्थान मिला है, वो मिला है आईआईएससी बेंगलुरु को। आई आईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बेंगलुरु। और इसका जो रैंकिंग है 250वां है। समझ रहे कितना पीछे है। हमारा पहला यूनिवर्सिटी या पहला कॉलेज जो टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग में शामिल हुआ, वो दुनिया में 250वें नंबर पर आता है। बाकी टॉप 10 में तो 7 यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं। लेकिन याद रखना, टॉप में जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड। पहले नंबर पे है ऑक्सफोर्ड, और ये यूनाइटेड किंगडम है। ऑक्सफोर्ड यूके की। ठीक है। उसके बाद फिर स्टैनफोर्ड यूएसए। फिर यूएसए, 7 यूएसए की है। भारत की 250वें नंबर पे है आईआईएससी बेंगलुरु। बाकी कोई है उसका अपन को कोई मतलब नहीं। ठीक है। देखो, ये अपनी राष्ट्रीय करंट अफेयर से, नेशनल करंट अफेयर से ये कंप्लीट हो गया।